हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हम जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले हमने वीडियो में हमने बताया था कि जो ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की होती है और ग्रंथियों के बारे में हमने प्रकार के बारे में चर्चा की। और अब हम बात करते हैं सभी प्रकार के बारे में। जो हम सबसे पहले जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों व उनके प्रकार। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने सामान्य जानकारी पिछली वीडियो में ले ली थी। हमने ये जानकारी ली कि जो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का स्राव करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ये सीधे ही क्या करती है, अपने अंगों तक क्या करती है, अपने हार्मोन को पहुंचाती है। और इसमें हमने देखा था कि इसमें लक्षित अंग क्या होता है, दूर होता है। और ये ग्रंथियां क्या करती है, हमें सभी प्रकार की जो किसी प्रकार परिस्थिति होती है उसमें अपने आप में क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करती है। हम बात करते हैं जो एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन ग्रंथियों के बारे में पढ़े हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। तो हम आज बात करने वाले हैं जो प्रथम इसकी ग्रंथि है, इसका नाम हमने लिख दिया था पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इसकी स्थिति देखेंगे, इसका आकार देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण गुण के बारे में अपन बातें करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ये मस्तिष्क के अग्रभाग में, जो हमारा मस्तिष्क है उसके अग्रभाग स्पेनोइड में सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। जो हमारी जो मस्तिष्क है इसके अग्रभाग में स्पेनोइड हड्डी के, जो हमारी स्पेनोइड हड्डी है उसके सेला टर्सिका नामक गुहा में ये पाई जाती है। और बात करते हैं इसका आकार कैसा है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा है। किसके जैसा है, मटर के दाने जैसा। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता था पहले कि पीयूष ग्रंथि का आकार किसका क्या कैसा है, तो मटर के दाने के जैसा इसका आकार है। और भार, पीयूष ग्रंथि का भार 0.3 से 0.4 ग्राम के लगभग होता है। और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि है। ये हमारा इस यहाँ से अब पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण जो वन लाइनर सवालों में से एक सवाल है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथि, जिसका आकार क्या है, मटर के दाने जैसा है और भार 0.3 ग्राम से 0.4 ग्राम के लगभग होता है। और ये मस्तिष्क के जो हमारी स्पेनोइड हड्डी है कि सिलाटर्सी का भाग के गुहा में पाई जाती है। और इसके उपनाम, पीयूष ग्रंथि का उपनाम है मास्टर ग्रंथि। जो ये मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये अन्य 8 ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है इसके द्वारा भी स्रावित होने वाले क्या है, 8 हार्मोन 8 होते हैं। और ये क्या करती है, इसके अलावा भी जो 8 ग्रंथियां उनके ऊपर क्या करती है, कंट्रोल रखती है, अपना नियंत्रण रखती है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, अब बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की। तो पहला हार्मोन इसे अपन वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और रासायनिक जो दृष्टि से इसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सब एक ही बात है। ये हार्मोन शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि वृद्धि हार्मोन है ये क्या करते हैं, हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। अगर इन हार्मोन की अगर बाल्यावस्था में कमी हो जाए तो व्यक्ति की शरीर की जो लंबाई है उसका विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से उनकी लंबाई कम होती है। तो बाल्यावस्था में ड्राफेनिज्म जो बोनापन रोग है ये हो जाता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन सही नहीं होता है। तो जो हमारी शारीरिक विकास वो क्या रह जाता है, वो डिसमिस हो जाता है। फिर बात करते हैं जो हमारे वृद्धि हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है, भीमकाय हो जाता है, जिसे जाइगेटिज्म रोग भी कहते हैं। और हमारा शरीर क्या हो जाता है, आकार उसका बहुत ज्यादा भीम हो जाता है, बड़ा आकार हो जाता है, तो इसे भीमकाय या जाइगेटिज्म रोग कहते हैं। और इसी जो सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन में जो एक्रोमेगेली रोग होता है ये भी हो जाता है, जिसमें किसी अंग में अधिक वृद्धि होना। मान लीजिए उसके शरीर में किसी अंग में क्या हो जाती है, ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है, उसका भी वृद्धि हो जाती है, उसकी वो अनबैलेंस हो जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एक शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से बाल्यावस्था में ड्राफिनिज्म या बोनापन रोग होता है। और अधिकता से भीमका या जाइगेटिज्म रोग और एक्रोमेगेली रोग ये सब क्या ग्रोथ हार्मोन की कमी या अधिकता से होते हैं। फिर बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन। ये हार्मोन पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमारे शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है
इसको प्रेरित करने के लिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, अब मदद करता है। और महिलाओं में अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। जो महिला है जो 28 दिन के बाद में जो अंडोत्सर्ग जो ओवुलेशन की क्रिया होती है उसमें यह क्या करता है, सहायता करता है। और उनको अंडोत्सर्ग या अंडे उत्सर्ग करने के लिए क्या करता है, उनको प्रेरित करता है। और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय कर मिल्क निर्माण को प्रेरित करता है। जब हम जब जो महिला है वो गर्भवती रहती है तो 8 से 9 महीने जब हमारे उसकी डिलीवरी क्या होती है, चरम शीर्ष पर होती है, तो उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, अपने जो हार्मोन का स्त्राव करके उनके अंदर दुग्ध ग्रंथियों का क्या करते हैं, उनको सक्रिय करके मिल्क का निर्माण भी करते हैं। अंडोत्सर्ग, अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग के बारे में पूछ जाता है वन लाइन में कि अंडोत्सर्ग क्या है, तो आपको जवाब देना है कि अंडोत्सर्ग ओवुलेशन, अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर का जो हार्मोन स्रावित है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। इनके शॉर्ट में नाम भी याद रखने आपको। एसीटीएच की फुल फॉर्म है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एसीटीएच और टीएसएच ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। तो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्त्रवण को प्रेरित करने वाले दो हार्मोन है, एसीटीएच या टीएसएच। अब बात करते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो हार्मोन है, इसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। ये त्वचा में मेलेटोनिन के स्त्रावण को प्रेरित करता है। अगर किसी में मेलेटोनिन की मात्रा, वर्णक की मात्रा अधिक स्रावित हो जाती है तो उसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। अपन उसको काला नहीं कहेंगे, उसको गहरा भूरा कहेंगे। और किसी में मेलेटोनिन स्त्रवण की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसका रंग क्या होता है, हल्का भूरा हो जाता है। जो हमने आप देखते हैं अंग्रेज और चाइनीज जो व्यक्ति देखते हैं, उन्हें मेलेटोनिन जगह स्त्रवण क्या होता है, वो कम होता है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरमेंट है, वहाँ की जो वातावरण की भौगोलिक स्थितियां हैं, वहाँ तापमान क्या है उसके हिसाब से उनकी जो मेलेटोनिन हार्मोन वो स्रावित होता है। और अफ्रीका के व्यक्ति, हमारे राजस्थान के लगभग अधिकांश व्यक्ति क्या है, गहरे भूरे है, क्या है, गहरे भूरे, न कि काले। ये मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या क्या करता है, सेक्रिएशन, जो मेलेटोनिन का स्त्रवण होता है उसको प्रेरित करता है। और बात करते हैं आगे, हाँ तो हम बात करते हैं आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो छठा प्रकार है, उसका बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। जो भी अंडाणु है उनके निर्माण का प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है प्रेरित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। इनके कार्य है अंडाणुओं के निर्माण में प्रेरित करता है। जो भी हमारे प्रत्येक महिला के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है उनको प्रेरित करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन या दुग्ध हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये दुग्ध ग्रंथियों में क्या करते हैं, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है जो दुग्ध निर्माण के लिए दुग्ध ग्रंथियों में क्या करता है, प्रेरित करता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन या प्रसव पीड़ा हार्मोन, जो 8 नंबर का है। ऑक्सीटोसिन या प्रसव पीड़ा हार्मोन, इसके और भी नए उपनाम है जिनके कारण से इसको जाना जाता है। इसको पीटोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटोसिन। लव हार्मोन, ये प्रेम के लिए जाना जाता है। ये महिला और पुरुष के लिए जो विषम लैंगिक जो प्रतिकर्षण होता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन हार्मोन। लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, जब किसी नए नवजात शिशु का जन्म होता है तो भी ये हार्मोन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्थ हार्मोन। दुग्ध हार्मोन, जो दुग्ध ग्रंथियों को क्या करता है, दुग्ध स्त्रवण करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये गर्भवती महिला में के गर्भाशय तथा योनि में अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है। जो गर्भवती महिला है जब उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उस समय ये महिला के गर्भाशय तथा योनि में अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है, जिससे योनि व गर्भ का आकार बढ़ जाता है। जिससे योनि और गर्भ का क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। गर्भाशय अपने आकार से 20 गुना अपने आकार को बढ़ा लेता है। और यह हार्मोन प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न भी करता है। जो भी
प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करने के लिए हार्मोन कौन जिम्मेदार, ऑक्सीटोसिन या प्रसव पीड़ा हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है उसका जो अंतिम जब हार्मोन पढ़ रहे हैं वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन। यह शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाती है। ये क्या करती है, शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बनाने का कार्य करती है। लंबे समय तक चाय, कॉफी तथा एल्कोहल के सेवन से एडीएच की कमी हो जाती है। लंबे समय से हम क्या करें, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे और एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। जो इसके कारण से जो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण से जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। इस रोग में मूत्र निष्कासन की दर 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। बार बार मूत्र जो लगने की प्रक्रिया है जिसे पॉलीयूरिया या बहुमूत्रता रोग कहते हैं। जो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण हमें कौन सा रोग हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस जिसे बहुमूत्रता रोग भी कहते हैं। इस प्रकार हमने आज इस लघु वीडियो में पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में चर्चा की है और हमने सामान्य विज्ञान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को सभी एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमने पढ़ा है और उम्मीद करता हूं आप भी तन्मयता से इसको पढ़ेंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षा या एकेडमिक परीक्षा में आप इनसे जो भी सवाल आते हैं उन्हें आप आसानी से कर पाओगे। और हम आगे नेक्स्ट जब भी वीडियो आ रही है हमारी वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार की भी वीडियो चल रही है, आप तन्मयता से वीडियो को पूरा देखें और अपने आसपास के जो भी मित्र है, आपके बंधु है, उन तक मेरे चैनल को पहुंचाने के लिए आप थोड़ा सा सहयोग करें और उनको चैनल मिस्टर साइंस टीचर सब्सक्राइब कराने के लिए आप उनको बार बार कहें कि अगर आपको सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस पढ़नी है, अपने प्रादेशिक जो हमारे लोकल एरिया के टीचर से पढ़नी है, तो आप मेरे चैनल को आप बेझिझक, निसंकोच, निःशुल्क आप उनको सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसमें आपका ना तो रुपया लगेगा, केवल आपका सहयोग आपका एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और आप निरंतर इस वीडियो को अपने जो भी है विज्ञान का, सामान्य विज्ञान का नॉलेज है उसमें आप ध्यान में रखें। और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जल्द अपने वीडियो पर जो अंतःस्रावी कोशिकाओं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार के बारे में वीडियो जल्द आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप निरंतर अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई की ओर निरंतर बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।